नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस बीते हफ्ते जो बीत गया है उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं। अभी अगर शनिवार की बात कर लें तो बताइए, एक और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वो हटा दिए गए या उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक लाइन का इस्तीफा दिया। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगर आपको करनी है तो उस एक लाइन में ही आप रीड बिटवीन द लाइंस कर लीजिए। नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनके आने पर कुर्सियां फेंकनी शुरू हो गई हैं। ये सब तो अभी आज की बात है, सैटरडे की। इससे पहले तमाम और चीजें हुई, जैसे दिल्ली में 26 लोग जल करके मर गए मुंडका में। महंगाई दर अपनी चरम पर है। सितंबर 2014 के बाद सबसे ज्यादा रूरल इन्फ्लेशन जो है वो 10% पार है। और इन्हीं सब चीजों के बीच में जब ये सारी चीजें हो रही हैं, हाँ, एक और चीज आपको बता दूं, गेहूं का जो एक्सपोर्ट है उस पर रोक लगा दी गई है। और ये तब जब ये बोला जा रहा था कि हम दुनिया का पेट भरेंगे। अभी कल तक हमारी पोजीशन ये थी, आज एकदम से हमने गेहूं पर रोक लगा दी कि बाहर नहीं जाएगा। इस सब के बीच में आपको लगेगा ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहस इसी पे होनी चाहिए। लेकिन पिछले पूरे हफ्ते में आप सारी बहस उठा करके देख लीजिए, वो ज्ञानवापी पे हुई है, वो मंदिर मस्जिद पे हुई है, वो मंदिर था या मस्जिद उस पे हुई है, लाउड स्पीकर पे हुई है, हनुमान चालीसा पे हुई है। ये सोचिए चले ही आ रहा है 6 महीने से लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, हिजाब, हलाल, ये सारी चीजें लगातार चली आ रही। कोर्ट की लड़ाई भी चली आ रही है ज्ञानवापी वाली। तो आज जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो यही है कि दिल्ली में 26 लोग जल के राख, गेहूं पर प्रतिबंध लगा, अर्थव्यवस्था डामाडोल, और इसके बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसीलिए बंद नहीं हो रहा है हिंदू मुस्लिम राग। चालीसा और अजान के बीच चीखती हुई एक हकीकत, मंदिर और मस्जिद बहस के नीचे दबी है महंगाई की सच्चाई। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आलोक वत्स नेता हैं बीजेपी के, कात्यायनी चतुर्वेदी बीजेपी समर्थक, सुप्रिया शिनेट राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, राकेश कपूर वरिष्ठ पत्रकार और इरशाद अहमद समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शो के फॉर्मेट में सब लोगों को अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1-1 मिनट का समय। आलोक वत्स, आपसे शुरू करते हैं। आपका 1 मिनट शुरू होता है। आप देखिए संकेत जी, अभी जो आपने बात कही कि अगर दिल्ली में कोई हादसा हुआ है तो ये हादसे तो इस तरीके के कहीं ना कहीं कभी ना कभी होते ही रहते हैं। इसको किसी ने कराया नहीं। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि मंदिर मस्जिद हिजाब तो इसको चलाता कौन है? आप ही लोग तो चैनल पे इसको चलाते हैं। ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट से सारी चीजें गवर्न हो रही हैं। जो चीज पुरानी लेगेसी जो गलत हुआ था उसको ठीक करने की कवायद चल रही है। लेकिन आप लोग अपने चैनलों पर इसको इतना ना डिबेटिंग का मामला बना देते हैं, इतना ना इसको दिखाने लगते हैं कि ये मुद्दा कहीं और दिखने लगता है जैसे कोई करवा रहा हो। अरे कोर्ट से गाइड हो रहा है ज्ञानव्यापी, तो कोर्ट से गाइड होने दीजिए, वहां से फैसला आ जाएगा कि वहां मंदिर था या नहीं था, खत्म बात। उसके बाद कौन जाएगा लड़ने उसके ऊपर? लेकिन आप लोग जितना इसको जरूरत से ज्यादा तूल देते हैं, वो भी अपने आप से मतलब सारे चैनलों से, उससे ये मतलब निकलता है कि साहब आप लोग के पास भी अच्छा दिखाने की आलोक जी, द होल थिंग इज दैट कि गलती हम ही लोगों की है। हम ही लोग दिखाते हैं बहुत ज्यादा, ना दिखाएं तो कुछ हो ही ना, है ना। और वो जो बीजेपी के नेता गए थे ताजमहल के कमरे खुलवाने, उनको जो फटकार पड़ी वो भी शायद हम ही लोगों की वजह से पड़ी होगी। या वो अदालत गए थे 22 कमरे खुलवाने ताजमहल के, हमारी ही वजह से। हो सकता है हम ही लोग उसके पीछे हो कि अदालत ने ये बोल दिया कि जाओ पीएचडी करो और यूनिवर्सिटी जाओ। सब हमारा ही दोष है, मानते हैं। बहुत 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 बड़े पापी हैं हम लोग। मैं आपका दोस्त सुप्रिया शिनेट, एक जगह शुरुआती वक्त, सुप्रिया शिनेट मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपका 1 मिनट। नमस्कार आपको और आपके सभी व्यूअर्स को और पैनलिस्ट को। खुदरा इन्फ्लेशन की रेट है 8%, जो 8 साल में सबसे ज्यादा है। 77 रुपए पार 100 की तरफ भागता हुआ हमारा रुपया है डॉलर के प्रति। 101 हमारी पोजीशन है 116 देशों में हंगर इंडेक्स में।
$44 बिलियन का आउटफ्लो हो चुका है रुपए को बचाने में, लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। और एफडीआई का करीब करीब $22 बिलियन देश छोड़ के जा चुका है। 30,000 अमीर भारतीयों ने नागरिकता देश की छोड़ दी है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट सिर चढ़ के बोल रहा है 10% से ऊपर। और जो कल तक इस सरकार के बाएं हाथ को नहीं पता दाहिना क्या करने वाला है। कल तक हम दुनिया का पेट भरने वाले थे वीट को एक्सपोर्ट करके, आज गेहूं का जो निर्यात है वो बंद कर दिया गया। वही वैक्सीन में भी हुआ था, पहले का करेंगे बड़बोलेपन में, फिर का नहीं करेंगे। सरकार चलाने के लिए एक एकाग्रता चाहिए और एक शिद्दत चाहिए जो इन लोगों में नहीं है। इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए वेपन्स ऑफ मास किए जा रहे हैं, जिनका आपने उल्लेख किया। जी सुप्रिया जी, वापस आऊंगा आपके पास। आपका 1 मिनट का समय खत्म हो गया। कात्यायनी जी, शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि ये जो मुद्दा है ना, ये मीडिया का उठाया हुआ मुद्दा है। जब मॉब लिंचिंग की बात होती है तब तो आप नहीं उठाते हैं महंगाई का मुद्दा। जब देश में सभ्यता, संस्कृति और आस्था की बात होती है तब आपको महंगाई का मुद्दा समझ में आता है। मैं कहती हूँ करिए इस पर बहस, बिल्कुल ये मुद्दा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके साथ आपने जो लाइन दी है आज, मंदिर मस्जिद की सच्चाई के नीचे क्या दबा है महंगाई का सच, ये जो एजेंडा सेट करने की बात है ना, इसको सेट करना ठीक नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि जो महंगाई है वो वैश्विक स्तर पर देखी जा रही है। तमाम जो देश हैं आज वो महंगाई से परेशान हैं और भारत में उन्हीं चीजों का दाम बढ़ रहा है जो विदेश से हम आयात करते हैं। और मुझे लगता है कि इस पर एक बार आपने जो ये एजेंडा सेट किया है उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। हमारे कहते हैं ना कि धर्मो रक्षते रक्षता, अगर हमने धर्म की रक्षा नहीं की तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इसलिए आवश्यक है कि हम जिन मुद्दों को जब समय है उस पर उसकी बात की जाए। आप महंगाई पर बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही मंदिर मस्जिद और उसका राग आलापने की आवश्यकता कम से कम मीडिया को। आपकी कात्यायनी जी, ये जो आपने मुझे हिदायत दी, जो आपने आलोचना की, वो बिल्कुल सिर माथे पर। आपको पूरा हक है आलोचना करने का, लेकिन हमें पूरा हक है अपनी बात रखने का। हमको लगता है कि डाइवर्जनरी टैक्टिक की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये विश्लेषण तो है। देखिए, अभी बहस करेंगे इस पर। शुरुआती वक्तव्य के लिए सब लोगों को समय दे दें, उसके बाद बिल्कुल बात करेंगे। आपको जो बोलना होगा आप बोल लीजिएगा, आपको पूरा राइट टू रिप्लाई मिलेगा। राकेश कपूर, धन्यवाद। शुरुआती वक्तव्य के लिए आपका 1 मिनट। जी संकेत बाबू, देखिए बड़ा स्पष्ट है कि भारत जो है वो एक वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट का जो अर्थ क्या होता, यानी कि सभी लोगों की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी देखभाल करना सरकार का कर्तव्य होता है। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि जो सरकार लोगों की दैनिक आवश्यकताओं माने जैसे पेयजल, अन्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी सुरक्षा नहीं कर सकती, माने इसकी सुरक्षा नहीं दे सकती, वो सरकार नहीं बल्कि अराजकतावादियों का एक जमघट होता है। ये गांधी जी ने स्पष्ट कहा। स्वतंत्रता से पहले हरिजन में लेख लिख करके चेताया कि स्वतंत्रता के बाद बनने वाली भारत की सरकार का लक्ष्य सबसे पहले जन कल्याण का होगा, लोगों के कल्याण का। ठीक है, अपनी जगह संस्कृति अपनी जगह। भारत एक उतना उलझा हुआ देश है, इतना विविधतापूर्ण देश है कि इसमें विभिन्न संस्कृतियां आकर के मिलती रही हैं, उनमें आपस में विवाद की गुंजाइश बहुत कम रही। माने 700 के समय पूरा हो गया। जी समय पूरा हो गया। राकेश जी वापस आऊंगा, आप अपनी बात खत्म कर लीजिएगा थोड़ी देर में। इरशाद अहमद, आपका 1 मिनट। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। आज जिन इश्यूज पे बात होना है, अफसोस की बात है कि बाकी कोई भी चैनल इन इश्यूज पे बात नहीं कर पा रहा है। अफसोस की बात है कि चंद गुमराह युद्ध कहीं भी उठ के चला जाता है और किसी भी मुद्दे को वो मुद्दा बना देता है और बाकी तमाम नेशनल टीवी उसी पे डिबेट करता है। जो बुनियादी इश्यूज है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, पेट्रोल की कीमत है, अब बाकी वो तमाम इश्यूज जो इस मुल्क के आम आवाम को, आम जनता को जो परेशान करता है, उस पर कोई बहस नहीं हो रहा है, कोई डिबेट नहीं हो रहा है। बल्कि ये मंदिर, मस्जिद, ताजमहल और लाल किला और बाकी चीजें जो है ये इन पे डिबेट हो रहा है। और उसको नेशनल मीडिया, खासकर वो टीवी चैनल इस पे घंटों घंटा बहस करते हैं
और अवाम के मसले को नहीं बहस करते, जिसकी वजह से पूरा डिबेट, पूरा रिपोर्ट चेंज हो गया। ठीक है, आपका समय खत्म हो गया है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद हम अपने मुकाबला का दूसरा भाग शुरू करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से मुकाबला में आपका स्वागत है। माफ कीजिएगा, मुलाकात हम सब लोगों से कर रहे हैं। आलोक वत्स जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। और आपने अभी अपने शुरुआती वक्तव्य में आपने और कात्यायनी जी ने दोनों ने ये बोला कि ये जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। कात्यायनी जी ने कहा कि ये एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। मैं सबसे पहले आलोक जी आपके पास आना चाहता हूं। अगर इस तरीके का विचार है, ताजमहल वाले मामले में अदालत में कौन गया था? बीजेपी के नेता। हनुमान चालीसा की रट किसने लगाई हुई है? राजनीतिक रूप से इसको हथियार किसने बनाया हुआ है? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और जो राणा दंपति हैं जो कि हमदर्दी रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से, मनसे वाले, जो अब आपके नए नवेले मित्र बन गए। उत्तर प्रदेश में भी आप हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, दुनिया जहां की चीजें हो। ऐसे में अगर ये सवाल पूछा जा रहा है कि ध्यान भटकाने का एक प्रयास तो नहीं हो रहा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये एजेंडा कहां से हो गया? संकेत जी प्लीज, आपका आवाज पहले शुरुआती आवाज बहुत धीमा था, वो मैं सुन नहीं सका। प्लीज कैन यू रिपीट इट? मेरा ये कहना है कि अगर ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये ध्यान भटकाने की पूरा एक षड्यंत्र है या एक सोच है कि इस तरीके से कुछ ध्रुवीकरण भरे मुद्दे उठाए जाएं ताकि मुख्य मुद्दे पर बात ना हो, तो ये एजेंडा चलाना कहां हुआ? इसमें मीडिया कहां दोषी हो गया? ताजमहल वाले मामले में क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया था पिटिशनर बनके, जो डांट सुन करके आया जज से? या ये जो हनुमान चालीसा की जो बात हो रही है वो अलग अलग बीजेपी के नेता नहीं उठा रहे हैं? आप बार बार ताजमहल वाली बात को लाके और फिर बीजेपी को पूरे तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। माना मैंने कि भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा वहां गया था और उसको वहां से फटकार मिली, वो अपने घर चला गया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन और जगह जो मुद्दे हुए हैं, ये जम्मू कश्मीर से जो पत्थर फेंकने का मामला चला था वो पूरे देश में फैल गया। इस पर आपने कभी तहकीकात करवाई कि ये किसने पत्थर फेंकना सब जगह चालू करवा दिया? ये भी बीजेपी ने करवा दिया है, इसमें भी बीजेपी के नेता शामिल हैं। ये एक नहीं, जम्मू कश्मीर में तो अभी भी नाराज हैं लोग। अब तो कश्मीरी पंडित नाराज हैं, आपके प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आप मेरी बात को फिर घुमा रहे हैं। मैंने जो बात कही कि वहां से पत्थरबाजी शुरू हुई और पूरे देश में लागू हो गई और मस्जिदों से ही पत्थर फेंका गया सब जगह, वो कौन करवा रहा है? उसमें बीजेपी के किस नेता का हाथ है? ठीक है, राहुल भट्ट को गोली मारी गई, हमारी भी संवेदनाएं हैं उसके साथ, उस पर अगर लोग नाराज हैं, हमसे भी नाराज है, तो हम उसको संभाल लेंगे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की स्थिति शुरू में थी और जो आज है, क्या उसमें आपको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है? मेरा बस ये कहना है कि ये कहां से हमारा एजेंडा हो गया या हम दोषी कहां से हो गए अगर हमने ये सवाल उठा दिए कि ये एक ध्यान भ्रमित करने का एक प्रयास है सरकार द्वारा या भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि कोई जरा महंगाई पे बात ना कर ले। इतना धर्म और हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद को उलझा दो कि उससे ऊपर ही ना लोग उठ पाए। आप दोषी कतई नहीं है। दोषी वो लोग हैं जो इस मुद्दे पर बार बार टेलीविजन पर बहस कराने के लिए आ जाते हैं। अरे भाई छोड़िए इस मामला को, स्वतः ठंडा हो जाएगा। जितना तूल देंगे क्यों छोड़ नहीं, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आप मंदिर और मस्जिद जैसी बात करेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ज्ञान व्यापी बिल्कुल। सुप्रिया सिनेट, सुप्रिया 5 महिलाओं सुप्रिया सिनेट, आप मुझे बताइए जब आप इस तरीके से बात करेंगे, ये वाले मुद्दे बहुत ज्यादा मुखर होकर के लोग बोलना शुरू कर देंगे, तो जाहिर सी बात है एक माहौल बनाने का प्रयास है। इमोटिव इशू, लोग इमोशनल हैं, इमोशनल लोगों का कहां से इन्वॉल्व है या बीजेपी के नेता कहां से इन्वॉल्व है? सुप्रिया सिनेट जी। हाँ, मैं 2 चीजें बोलूंगी। यहाँ पर एक प्रवक्ता ने कहा महंगाई का मुद्दा जो है आप जबरदस्ती लेकर आ गए इस समय।
आप सिर्फ एक बात बता दीजिए, महंगाई मुद्दा है या नहीं है? 1000 से रुपए ऊपर रसोई गैस बिक रही है, ये मुद्दा है या नहीं है? आटा बिल्कुल है। जबरदस्त महंगा हो गया, ये मुद्दा है या नहीं है? बीच में मत बोलिए, बिल्कुल मैं आपके है। बीच में नहीं बोली थी, थोड़ी शांति रखिए। आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, यहाँ पे सिविल रही है। आपने कहा, यहाँ पर किसी ने कहा धर्म की रक्षा भी करनी पड़ेगी। वाह भाई, धर्म की रक्षा कौन लोग कर रहे हैं आज की तारीख में? वो लोग जो गेरुआ पहनकर औरतों को बलात्कार करने की धमकी देते हैं। धर्म की रक्षा आज की तारीख में वो लोग कर रहे हैं जो आजाद हिंदुस्तान के 75 साल बाद महात्मा गांधी को माँ बहन की गाली देते हैं। ये धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हमारे धर्म की रक्षा ना करें। अब मैं मूल मुद्दे पर आ जाती हूँ। हलाल हो, हिजाब हो, ताजमहल हो, अजान हो, लाउड स्पीकर हो, कश्मीरी पंडित की आप बात करिएगा, राहुल भट्ट की हत्या हो जाती है, कश्मीरी पंडितों पर आप लाठीचार्ज करते हैं। कश्मीरी पंडित ने एनमास रिजाइन कर दिया जम्मू कश्मीर में। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप तो सब एक पिक्चर को प्रमोट करने में लगे थे। दिक्कत की बात यह है कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन मुद्दों को उठाया जाता है, तो आप इससे हाथ बिल्कुल ना धोइए। यहाँ पर आपसे जब महंगाई की बात करी जाती है तो वित्त मंत्री पलट के कह देती है, मैं तो जी लहसुन प्याज खाती नहीं। प्रधानमंत्री जी ठीकरा राज्यों के सर पे फोड़ने लगते हैं। आप वैट घटाइए, 68% आप कमाए, वैट बेचारे राज्य घटाए जिनके 78,000 करोड़ रुपए आपने बकाया रखे हैं। तो दिक्कत की बात यह है, भाजपा के और उनके समर्थकों को मुझे कहना है कि आज हिंदुस्तान गरीबी से, महंगाई से और बेरोजगारी से बुरी तरह से जूझ रहा है। आज एक चुनी हुई सरकार से हम कोई अपेक्षा रखते हैं जवाब की, संवेदना की और आगे के क्या प्रक्रिया होगी उसकी। लेकिन आप आज भी इस देश को ताजमहल मैं कात्यायनी जी आपके पास आना चाहता हूं। कभी हलाल में कात्यायनी जी देखिए, आपने ये बोला ना कि दोनों मुद्दों को अलग अलग डीहाइफनेट करके देखिए। मैं आपसे बताता हूं कि क्यों हम लिंक नहीं कर रहे हैं। ये सवाल जो हम उठा रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये लिंक किया जाता है। हम एक बहुत ही जज्बाती देश हैं और धर्म एक जज्बात से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है। और इससे जुड़ी हुई बात जब राजनीतिक तूल पकड़ेगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जरूरी मुद्दे जिन पर ध्यान आकर्षित होना चाहिए उससे ध्यान भ्रमित किया जाएगा। इसी वजह से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। संकेत जी, मैंने इस पर तो आपत्ति की ही नहीं कि आप महंगाई पर बात क्यों कर रहे हैं, ये विषय क्यों लेके आए। मैं तो कह रही हूं कि महंगाई पर बात करिए, लेकिन महंगाई पर बात करने के लिए जो आपने आज का हेडलाइन दिया है ना, क्या मंदिर और मस्जिद के पीछे नीचे छिपा हुआ है महंगाई का सच, मैं इस पे मेरी आपत्ति थी। मैं कहती हूँ कि 12 मासों मुद्दा है महंगाई का, 12 मासों मुद्दे पर क्यों इस विषय को लाना? मंदिर और मस्जिद की बात आप क्यों करते हैं? जहां करनी है वहां बाकी सारे चैनल क्या जहां पर किया जा रहा है किया जा नहीं है। नहीं, देखिए मैं ये अभी बताती हूँ, महात्मा गांधी का भी जिक्र किया गया कांग्रेस की तरफ से। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस में फर्क यही है, सत्ता से जब बाहर होती है कांग्रेस तब तो महात्मा गांधी 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 याद आते हैं, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो गांधी गांधी भूल जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। महात्मा गांधी के उसूलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है तब भी काम करती है। बहरहाल इससे परे को सांसद बनाकर माफ नहीं कर पाती है। इससे परे मैं बात, इससे परे मैं संकेत जी, संकेत जी, भारतीय जनता पार्टी है। अभी जब कांग्रेस की हमारी साथी बोल रही थी तो मैं चुपचाप सुन रही थी। मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। अब कांग्रेस को यही समस्या है। सिविलाइज्ड डिबेट करेंगे, नहीं, मुकाबला बहुत तमीज से होगा, एक करके। कात्यायनी जी का समय। बिल्कुल संकेत जी, समस्या दरअसल यही है, सुनना तो है ही नहीं, समझना तो है ही नहीं कि दरअसल भारत अपनी खपत का 80% तेल आयात करता है, गैस आयात करता है। समस्या के मूल में जाइए ना। और मैं बार बार इस बात को पहले भी कह रही थी कि हम उन चीजों पर जिन पर हम विदेशों से आश्रित हैं, उन चीजों की महंगाई बढ़ी है। अब जाहिर सी बात है कि जब तेल और गैस महंगा होगा, नहीं, एक मिनट, तो उसका असर दिखेगा। बावजूद इसके संकेत जी, आज की अखबार की एक हेडिंग में एक लाइन लिखी है, मैं आपको बताते चलूं। वो मैं आज सुबह पढ़ रही थी और मैंने इस बात को अपने जहन में बिठाया कि दुनिया भर में कायम महंगाई और भारत में बढ़ती कीमतों के बीच एक बुनियादी अंतर है। संकेत जी, मैं एक छोटा सा सवाल राकेश कपूर जी के पास जाना चाहता हूँ। मैं अपनी बात ये बोला जाता है, आप अभी जो आर्थिक तर्क दे रही हैं कात्यायनी जी, अभी आप जो आर्थिक तर्क दे रही हैं, मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। आर्थिक तर्क आप दे रही हैं, मुझे आप ये बताइए। एक सेकंड, मुझे यहाँ बीच में आना पड़ेगा। 8 मार्च राइट टू रिप्लाई मिलना बिल्कुल मिलेगा। 8 मार्च की हेडलाइन है, सीज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट बेस्ट क्वालिटी व्हीट, प्रधानमंत्री का कहना। 8 मार्च, और आज बंद हो गया। 16 मार्च को ये बोला जाता है,
इंडिया इज नॉट मूविंग टू कर्ब व्हीट एक्सपोर्ट्स। 16 मार्च को, 13 अप्रैल को हम कहते हैं कि हम दुनिया को और खिला सकते हैं अगर WTO में अनुमति दे। ये प्रधानमंत्री की हेडलाइन। 5 मई को बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन है, इंश्योर इंडिया इमर्जेस एज वर्ल्ड सोर्स ऑफ क्वालिटी फूड ग्रेन, और 14 मई को हमने बैन कर दिया। अरे संकेत जी, तो जब आपका ये कहना है कि आप देखिए, विश्व की नहीं, जब आप बदलती है, विश्व की समस्याएं समझिए, अगर प्रधानमंत्री जी, तो ये इतनी जल्दी जल्दी समस्याएं कैसे बदल रही हैं? मैं कह रही हूँ अगर प्रधानमंत्री तो ये स्वागत योग्य फैसला है कि हम अपने देश में पहले अपने 130 करोड़ देशवासियों का पेट भरेंगे, उनके हितों का ख्याल अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, या तो हो सकता है मेरी समझ में कुछ खोट होगा कि 5 मई को प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारत को दुनिया की कैपिटल बन जाना चाहिए गेहूं एक्सपोर्ट में, और 14 मई को हम बैन कर देते हैं। मेरी समझ में शायद कुछ खोट होगा। सुप्रिया श्रीनेट का जवाब, उसके बाद राकेश जी। मैं 3 बस बिंदुवार चीजें बोलना चाहती हूँ। गांधी की बात हो रही थी, उसी महात्मा की बात हो रही थी जिसके हत्यारों की उपासना करने वालों को आपने सदन में बिठाया हुआ है और बस दिल से माफ नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। मुंह नहीं खुलता है मोदी जी का और शाह जी का जब महात्मा को, बापू को गालियां मिलती हैं धर्म संसद में। 15% क्रूड प्रोडक्शन हिंदुस्तान में कम हो गया है मैडम जी 2014 से 2022 तक। डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन आप लोगों ने कम कर दिया है। हमारा जो निर्भरता थी इंपोर्टेड क्रूड पर, वो बढ़ा दी है। 33 मिलियन टन से खर्चे कम हो गया। 1 मिनट, और बुनियादी मुद्दा, बीच में मत बोलिए। अरे दाम पे मत जाइए मैडम। अरे मैडम जी, दाम पे नहीं जा रही हूँ, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे जा रही हूँ। 33 मिलियन टन प्रोड्यूस होता था, 15% पिछले 8 सालों में आपने घटा दिया है। डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन घट गया है, पढ़ के आइएगा। तीसरी बात, इन्होंने कहा बुनियादी अंतर है, बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है। सबसे बड़ा बुनियादी अंतर यह है कि मुद्दा जो यहाँ पर है वो बेरोजगारी और गरीबी से लिंक्ड है, इनकम इनइक्वालिटी से लिंक्ड है। जिस तरह की मोनोपोलीज आपने क्रिएट कर दी और लोगों की 152 बिलियन डॉलर बढ़ गई आय और 84% देश की घट गई, वो बुनियादी अंतर है। और अंत में सिर्फ एक बात कह के बात खत्म करूंगी। आपने यहाँ पे जिक्र किया गेहूं का, ये लोग कह रहे हैं स्वागत करिए स्वागत करिए। नहीं जी, स्वागत नहीं किया जाएगा। ये दिखाता है कि सरकार के दाहिने हाथ को सरकार के बाएं हाथ का नहीं पता। यही वैक्सीन मैत्री में शुरू किया था, पहले कहा भेजो भेजो भेजो। ये चुप रहिए। पहले वैक्सीन मैत्री में क्या किया? वैक्सीन मैत्री में के लोगों को पता ही नहीं होता है कि आप भाजपा की प्रवक्ता नहीं है। चुप रहिए, आप भाजपा की प्रवक्ता नहीं है, समर्थक है, थोड़ा धैर्य रखिए। अच्छा, मुझे यहाँ पर राकेश जी के पास अब जाना है, ठीक है? एक सेकंड और थोड़ा ओपिनियन लेना है मुझे। राकेश जी, राकेश कपूर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। संकेत जी, गेहूं जो है, चुप रहिए। नहीं, मैं अभी और बात आगे, दो वक्ता हैं जिन्होंने अभी इस दूसरे भाग में बोला नहीं है। मैं राकेश जी के पास जाना चाहता हूँ। राकेश कपूर जी, आप मुझे बताइए। मेरा नहीं, राकेश जी के पास जाना है, समय वक्त कम है, वक्त कम लगेगा। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपको लगता है कि ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों का ध्यान रखें। अब ये बोला जा रहा है कि भाई हम अपने लोगों का ध्यान रख रहे हैं, हमारे हित जो है वो सर्वोपरि हैं। एक आपको लगता है कि 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो पीठ थपथपाने की एक मानसिकता, दूसरी चीज ताकि लोग सवाल ना पूछ दें, इस वजह से इतने इमोटिव इश्यूज को एकदम सामने लेकर के आ जाना कि एक मुख्य चर्चा जो है वो हमेशा पीछे हो जाए कि छोड़ो ये महंगाई तो साल भर रहती है, आओ जरा देखें ज्ञानवापी के नीचे क्या है। संकेत बाबू, मुझे थोड़ा आवाज में दिक्कत हो रही है, लेकिन जितना भी समझ में आ रहा है आपका प्रश्न वो मैं समझा हूँ। देखिए, भारत, मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की इथोस की बात कर रहा हूँ। भूखे भजन न होई गोपाला। अभी मेरी बहन कात्यायनी जी हैं, कौन चतुर्वेदी जी हैं जी, जिन्होंने कहा कि धर्म रक्षते रक्षिता। धर्म क्या होता है? धार्यति स धर्मा। मनुष्य का धर्म क्या है? किया जाए। धार्यति स धर्मा, जो धारण करने योग्य हो, धारण किया जाए, जो धारण करने योग्य वही। तो धर्म और मजहब में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग जो हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति के मानने वाले हैं, वे धर्म का अर्थ इस रूप में लेते हैं, ना कि मजहब के रूप में। हमारे यहाँ तो विभिन्न प्रकार हैं।
ईश्वर को प्राप्त करने के, वो धर्म नहीं है, वो हमारी एक पद्धति है ईश्वर तक जाने की। और यही भारतीय संस्कृति है, और इसी भारतीय संस्कृति से ये देश बना है, ये भारत बना है। तो भारत टेरिटोरियल स्टेट है, ये कांग्रेस ने सिद्ध किया स्वतंत्रता आंदोलन में, और मोहम्मद अली जिन्ना ने सिद्ध किया कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। तो हम उसको नकारते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है संकेत जी, जब भी हम भारत की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो हमारे कांधे पर पाकिस्तान रखा हुआ होता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और इस बात को, ये आज की वास्तविकता है। सारी चीजें इसीलिए उधर चली जाती, सारी चीजों की दृष्टि उधर इसीलिए घूम जाती है। इससे इस सत्य को हमें अब स्वीकार करना होगा, और स्वीकार करना है। और जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं या हिंदू हैं, उन्हें सत्य का दर्पण दिखाना है। नफरत से नफरत नहीं समाप्त हो सकती, कीचड़ से कीचड़ नहीं साफ हो सकती। बहुत बड़ी बात, हमें सत्य, बहुत बड़ी बात। इस देश उससे शायद आप हेडलाइन मैनेज जरूर कर लें। दर्शन है, भारतीय दर्शन वही तो काम है इनका, करते क्या है मैनेजमेंट। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे भजन नहीं होता है। ये लो इसके लिए आवश्यकता तो महंगाई का मुद्दा है, वो महत्वपूर्ण है। हम ये ज्ञानव्यापी मस्जिद, इरशाद अहमद, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। इरशाद अहमद, ये करते रहे। देखिए क्या है कि अब हम लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ज्ञानवापी एक बहुत जरूरी मुद्दा है, एक अहम मुद्दा है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। हनुमान चालीसा को लेकर के इमोटिव इश्यूज है ना, जज्बाती देश है, धार्मिक देश है। हनुमान चालीसा जैसी चीज का जब राजनीतिक उपयोग होगा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम महंगाई पर भी चर्चा करेंगे। संकेत जी, ये मूर्खों वाली बात है। नमाज का जवाब क्या हनुमान चालीसा हो सकता? धर्म की, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, धर्म की स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता है। सांप्रदायिकता वहीं से शुरू होती है जहां मजहब का हम सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं, चाहे जहां भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और जो इसको प्रश्रय देता है, जो सरकार, वो सरकार का काम नहीं है। कांग्रेस ने अगर पहले ऐसा किया, मुसलमानों को मजहब के घेरे में बांधे रखा, तो वो भी गलत था। आज जो हिंदू कट्टरपंथियों को जो संरक्षण दिया जा रहा है, वो भी गलत है। इन दोनों गलतियों को हमें स्वीकार करना होगा, इससे आगे का रास्ता खोजना होगा। भारत का रास्ता ये अब आने वाले हफ्ते में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की स्थिति बन रही है और बिगड़ रही है, ये बहुत चिंता का विषय बन रहा है। और जहां ये जज्बात से जुड़े हुए मुद्दे और धार्मिक मुद्दों पर भी बात हो रही है, और होनी चाहिए भी, उसके साथ साथ ये राजनेताओं का, सरकार का और हमारा भी फर्ज है कि हम उन मुद्दों के बारे में भी बात करें जो कि आज शायद उतना बड़ा ना लगता हो, शायद उतना बड़ा ना लगता हो। ये लगता हो छोड़ो, महंगाई ठीक है, ब्रेड थोड़ी और महंगी हो गई, तेल जो है 10-20 रुपया और महंगा हो गया। लेकिन जब तकलीफ, जब ये इन्फ्लेशन रेट और बढ़ेगा, तब ये घर घर की दिक्कत होगी। और जैसे कि अभी राकेश जी बोल रहे थे, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। और एफडीआई का करीब करीब $22 बिलियन देश छोड़ के जा चुका है। 30,000 अमीर भारतीयों ने नागरिकता देश की छोड़ दी है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट सिर चढ़ के बोल रहा है 10% से ऊपर। और जो कल तक इस सरकार के बाएं हाथ को नहीं पता दाहिना क्या करने वाला है। कल तक हम दुनिया का पेट भरने वाले थे बीज को एक्सपोर्ट करके, आज गेहूं का जो निर्यात है वो बंद कर दिया गया। वही वैक्सीन में भी हुआ था, पहले का करेंगे बड़बोलेपन में, फिर का नहीं करेंगे। सरकार चलाने के लिए एक एकाग्रता चाहिए और एक शिद्दत चाहिए जो इन लोगों में नहीं है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस में फर्क यही है, सत्ता से जब बाहर होती है कांग्रेस, तब तो महात्मा गांधी 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 याद आते हैं,
लेकिन जब सत्ता में रहती है तो गांधी गांधी भूल जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। महात्मा गांधी के उसूलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है तब भी काम करती है। बहरहाल इससे परे को सांसद बनाकर दिल से माफ नहीं कर पाती है। इससे परे मैं संकेत जी, भारतीय जनता पार्टी है।